नमस्कार, आइए एक नज़र डालते हैं देश व दुनिया के मुख्य समाचारों पर CWB हिंदी न्यूज़ के साथ। कोरोना महामारी को लेकर 1 जून से देश में लागू किए गए अनलॉक 1 के बाद से राज्यों की सीमाओं पर प्रशासन ने वाहनों की आवाजाही में ढील दे दी थी। अब राजस्थान में दूसरे राज्यों से आवाजाही नियंत्रित के आदेश जारी किए गए हैं। राजस्थान से बाहर जाने व आने के लिए पास लेना अब अनिवार्य होगा। आपातकालीन स्थिति, परिवार में मृत्यु, एक्सीडेंट और अस्पताल में भर्ती करने जैसे मामलों में पास की जरूरत नहीं होगी। राजस्थान में गई हरियाणा रोडवेज की बस वापस आएंगी। गुरुवार से हरियाणा रोडवेज की बसों की भी राजस्थान में एंट्री नहीं होगी। सिंघाना की ओर जाने वाले गोदबलाह के आगे राजस्थान के पचेरी गांव में पुलिस नाका लगा दिया गया है। गुरुवार से हरियाणा रोडवेज बसों पर राजस्थान में आने के लिए पूरी तरह बैन रहेगा। राज्य के बाहर यात्रा करने के लिए व्यक्तियों को पास की आवश्यकता रहेगी। यह पास कलेक्टर, जिला पुलिस अधीक्षक, उपखंड मजिस्ट्रेट, उप अधीक्षक पुलिस व स्थानीय पुलिस स्टेशन की ओर से जारी होगा। बाकी अगर कोई और आदेश उच्च अधिकारियों की ओर से मिलते हैं तो उनकी पालना की जाएगी। हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने राज्य में 5 पुलिस रेंज मुख्यालयों और कमिश्नरेट फरीदाबाद में 6 नए साइबर क्राइम पुलिस स्टेशन बनाने के एक प्रस्ताव को मंजूरी प्रदान कर दी है। एक सरकारी प्रवक्ता ने इस संबंध में जानकारी देते हुए बताया कि वर्तमान में राज्य में पंचकुला और गुरुग्राम कमिश्नरेट में 2 साइबर क्राइम पुलिस स्टेशन हैं। साइबर अपराध से संबंधित शिकायतों की संख्या, प्रकृति और जटिलता को देखते हुए इन शिकायतों के निपटान के लिए पुलिस कमिश्नरेट तथा रेंज स्तर पर साइबर क्राइम पुलिस स्टेशन की आवश्यकता है। प्रशासनिक विभाग ने राज्य में 6 और साइबर क्राइम पुलिस स्टेशन बनाने का प्रस्ताव दिया, जिसमें साइबर क्राइम पुलिस स्टेशन फरीदाबाद, साउथ रेंज रेवाड़ी, रोहतक रेंज रोहतक, हिसार रेंज हिसार, करनाल रेंज करनाल और साइबर क्राइम पुलिस स्टेशन अंबाला रेंज अंबाला शामिल हैं। मार्केट कमेटी सचिव सुल्तान सिंह के साथ भाजपा नेत्री सोनाली फोगाट द्वारा मारपीट किए जाने की घटना को लेकर बिनैन खैप ने कड़ा रुख अख्तियार किया है। मारपीट प्रकरण को लेकर बुधवार को गांव दनौदा के ऐतिहासिक चबूतरे पर बिनैन खैप की पंचायत का आयोजन किया गया, जिसकी अध्यक्षता खाप के उप प्रधान भगत राम नैन ने की। मार्केट कमेटी सचिव सुल्तान सिंह ने पंचायत में कहा, अगर मेरी गलती हो तो मैं पंचायत में कहता हूँ कि मेरी गर्दन उतार देना, मेरे को फांसी पर लटका देना। उन्होंने कहा कि सोनाली फोगाट से पहले कभी कोई बात नहीं हुई, अब मेरे पर समझौते का दबाव बनाया जा रहा है। पंचायत में विभिन्न पहलुओं पर विचार विमर्श करने के बाद निर्णय लिया गया कि 12 जून को बिनैन खैप का प्रतिनिधिमंडल सोनाली फोगाट की गिरफ्तारी की मांग को लेकर हिसार के एसपी तथा डीसी से मिलेगा। अगर फिर भी भाजपा नेत्री सोनाली फोगाट की गिरफ्तारी नहीं हुई तो 15 जून को गांव सच्चाखेड़ा के राजकीय स्कूल में बिनैन खैप की पंचायत बुलाकर आंदोलन की रणनीति बना संघर्ष का बिगुल फूंक दिया जाएगा। भले ही हर किसी को लॉकडाउन अखर रहा हो, लेकिन दिनोद स्थित राधा स्वामी आश्रम के श्रद्धालु लॉकडाउन के नियमों का सही ढंग से पालन कर रहे हैं। भक्तों की संख्या सुनिश्चित करने के लिए आश्रम प्रशासन ने ऐप बनाया है, जिसके माध्यम से केवल 50 भक्तों को सत्संग सुनने की अनुमति होगी। ऐप पर इससे ज्यादा लोगों का पंजीकरण नहीं हो सकता। जो व्यक्ति पंजीकरण कराने से रह गया है उसको अगले दिन सत्संग सुनने का मौका मिलेगा, परंतु ऐप पर रजिस्ट्रेशन करने के बाद ही आश्रम में दाखिल हो सकते हैं। इस ऐप पर पहले आओ पहले पाओ के आधार पर पंजीकरण किया जा रहा है। सत्संग भवन में पहले से ही 50 लोगों के बैठने की सोशल डिस्टेंसिंग के आधार पर व्यवस्था की गई है। सत्संग में आने वाले हर व्यक्ति को संत हुजूर कंवर साहिब कहते हैं कि खुद तो विश्व स्वास्थ्य संगठन के नियमों का पालन करें और 5-5 लोगों को इस बारे में मोटिवेट करें। उन लोगों को हर वक्त मास्क पहनने व सोशल डिस्टेंस अपनाने का आह्वान करें। लोगों में कोरोना संक्रमण को फैलने से बचाने के लिए जागरूक करें। हर श्रद्धालु इन नियमों का खुद भी पालन करें और दूसरों को भी पालन करने के लिए प्रेरित करें। मंदिर में ऐप पर पंजीकृत हर व्यक्ति के सत्संग भवन के मुख्य द्वार पर पहुंचते ही सेवादार उनके हाथों को सैनिटाइज से धुलवाते हैं। साथ ही यह श्रद्धालु के चेहरे पर मास्क लगाना सुनिश्चित करवाया जाता है। अधिकतर श्रद्धालु चेहरे पर मास्क लगाए हुए पहुंच रहे हैं, लेकिन कई बार 1-2 श्रद्धालु बिना मास्क पहुंचते हैं तो उनको मास्क उपलब्ध करवाया जाता है। इस मामले में किसी तरह की कोई ढिलाई नहीं बरती जा रही है। मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने गुरुवार को कहा कि भर्ती और अपने परिणामों की बाट जोहने वालों के लिए सरकार अब एक सिस्टम बनाने जा रही है। मुख्यमंत्री ने एक सवाल के जवाब में कहा कि कई मामले लीगल पचड़ों के कारण लंबे अटक जाते हैं, जिसके कारण परिणामों में देरी होती है, लेकिन वे कोशिश करेंगे कि इस तरह के मामलों में हरियाणा कर्मचारी चयन आयोग हालात के बारे में एक पारदर्शी व्यवस्था बनाए और इसके साथ ही उनको इंतजार करने वाले युवाओं को बताया जाए कि कौन सी भर्ती में क्यों देरी हो रही है और किस वजह से परिणाम अटका हुआ है। इससे युवाओं को फायदा होगा।
बंगाल की खाड़ी के मध्य पूर्वी हिस्सों पर निम्न दबाव का क्षेत्र बना हुआ है। अगले 24 घंटों में इसके गहरे निम्न दबाव में तब्दील होने की संभावना है। दक्षिणी गुजरात और इससे सटे अरब सागर पर एक चक्रवाती हवाओं का क्षेत्र बना हुआ है। अगले 24 घंटों के दौरान आंध्र प्रदेश, अंडमान व निकोबार द्वीप समूह, तेलंगाना और ओडिशा के दक्षिणी तटीय हिस्सों पर मध्यम से तेज वर्षा होने के आसार जताए गए हैं। वहीं कोंकण, गोवा, गुजरात, तटीय कर्नाटक, केरल और पूर्वोत्तर भारत में भी हल्की से मध्यम बारिश के साथ कुछ स्थानों पर भारी बारिश की आशंका जताई गई है। पंजाब के कुछ हिस्सों, विदर्भ और मराठवाड़ा के कुछ भागों में हल्की बारिश का अनुमान है। सिक्किम, उप हिमालय, पश्चिम बंगाल और दक्षिणी पश्चिमी मध्य प्रदेश में भी एक दो स्थानों पर वर्षा हो सकती है। मध्य महाराष्ट्र, आंतरिक कर्नाटक, छत्तीसगढ़ और आंतरिक ओडिशा में गरज के साथ हल्की बारिश के आसार हैं। हालांकि 11 या 12 जून को हरियाणा में कहीं-कहीं छिटपुट जगहों पर गरज के साथ बौछारें गिर सकती हैं, परंतु तापमान में गिरावट होने की संभावना काफी कम दिखाई दे रही है। 13 जून से सप्ताह के अंत तक समूचे हरियाणा में मौसम शुष्क रहने की संभावना है। इस दौरान तापमान में कुछ और वृद्धि हो सकती है, जिसके कारण दिन काफी गर्म रहेगा। कई स्थानों पर अधिकतम तापमान 40 डिग्री के ऊपर पहुंच जाएगा। उसी दौरान कुछ इलाकों में लू का प्रकोप भी शुरू हो सकता है। फतेहाबाद, सिरसा, भिवानी, हिसार जैसे दक्षिणी जिलों में लू जैसी स्थितियां बन सकती हैं। भारतीय क्रिकेट टीम अगस्त में श्रीलंका का दौरा करेगी। श्रीलंकाई मीडिया में चल रही रिपोर्ट्स में यह दावा किया गया है कि बीसीसीआई ने श्रीलंकाई बोर्ड को बताया कि अगर सरकार ने इजाजत दी तो भारतीय टीम दौरे पर आएगी। लॉकडाउन के बाद टीम इंडिया का यह पहला विदेशी दौरा होगा। श्रीलंका के न्यूज़पेपर द आइलैंड की रिपोर्ट में कहा गया है कि अब श्रीलंकाई क्रिकेट बोर्ड इस संबंध में बीसीसीआई से आगे की बातचीत से पहले अपने देश के खेल मंत्रालय से इजाजत मांगेगा। श्रीलंकाई बोर्ड चाहता है कि मैच के दौरान मैदान की क्षमता के लिहाज से कम 30-40% दर्शक मौजूद रहें। दर्शक एक दूसरे के बीच 1 मीटर की दूरी रखकर मैच देख सकते हैं। हालांकि इस पर फैसला स्वास्थ्य मंत्रालय ही करेगा और उसके निर्देशों का पालन किया जाएगा। बुधवार को कारोबार के तीसरे दिन बीएसई और निफ्टी बढ़त के साथ बंद हुए। आज बीएसई 72.45 अंक ऊपर और निफ्टी 25.95 पॉइंट की बढ़त के साथ खुला। दिन भर की ट्रेडिंग के दौरान बीएसई 393.48 अंक तक और निफ्टी 102.1 पॉइंट तक ऊपर जाने में कामयाब रहा। कारोबार के अंत में बीएसई 34,247.05 पर और निफ्टी 10,116.15 पर बंद हुआ। आज आरबीएल बैंक के शेयर में 20% की तेजी दिखाई दी। मंगलवार को दुनिया भर के बाजार गिरावट के साथ बंद हुए थे। अमेरिकी बाजार डाउ जोन्स 1.09% की गिरावट के साथ 27,272.30 पर बंद हुआ, तो वहीं अमेरिका के दूसरे बाजार नेस्डेक 0.29% की बढ़त के साथ 9,953.75 पर बंद हुआ था। दूसरी तरफ चीन का संघाई कंपोजिट 0.57% गिरावट के साथ 2,939.38 पर बंद हुआ था, तो उधर इटली, जर्मनी, फ्रांस के बाजार में भी गिरावट देखने को मिली। कार और बाइक खरीदना अब और भी आसान होने जा रहा है, क्योंकि इंश्योरेंस रेगुलेटरी एंड डेवलपमेंट अथॉरिटी यानी IRDA IRDA ने बड़ा फैसला लिया है। IRDA ने लॉन्ग टर्म पैकेज, थर्ड पार्टी और ऑन डैमेज पॉलिसी के नियमों को वापस ले लिया है। यानी 2 पहिया और 4 पहिया वाहनों के लिए अब 3 और 5 साल की थर्ड पार्टी इंश्योरेंस पॉलिसी लेना जरूरी नहीं होगा। इसका सीधा असर नए वाहनों की कीमत पर पड़ेगा, जिससे वाहन और भी सस्ते हो जाएंगे। बताते चले कि IRDA ने बीते अगस्त 2018 से कारों के लिए 3 साल की मोटर पॉलिसी और सितंबर 2018 से 2 पहिया वाहनों के लिए 5 साल की मोटर इंश्योरेंस पॉलिसी को अनिवार्य कर दिया था। अब IRDA ने अपनी आधिकारिक वेबसाइट पर इस बात की जानकारी दी है कि वाहनों के लिए लॉन्ग टर्म पॉलिसी अनिवार्य नहीं होगी। फिलहाल इस नए नियम को अभी लागू नहीं किया गया है। हैंडसेट निर्माता कंपनी लेनोवो के स्वामित्व वाली कंपनी मोटोरोला के लेटेस्ट स्मार्टफोन मोटोरोला वन फ्यूजन लॉन्च हो गया है। लेटेस्ट मोटोरोला मोबाइल की अहम खासियतों की बात की जाए तो यह क्वाड रियर कैमरा सेटअप के साथ आता है और इसका प्राइमरी कैमरा सेंसर 64 मेगापिक्सल का दिया गया है। ड्यूअल सिम वाले मोटोरोला वन फ्यूजन प्लस में 6.5 इंच फुल HD प्लस 1080x2340 पिक्सल नोचलेस डिस्प्ले दी गई है। स्पीड और मल्टीटास्किंग की बात करें तो स्नैपड्रैगन 730 चिपसेट के साथ ग्राफिक्स के लिए एड्रेनो 618 GPU दिया गया है। फोन में 6GB रैम और 128 GB इंटरनल स्टोरेज मिलती है। हाइब्रिड माइक्रो SD कार्ड की मदद से स्टोरेज को 1 TB तक बढ़ाया जा सकता है। मोटोरोला वन फ्यूजन प्लस स्टॉक एंड्रॉइड 10 बेस चलता है। जान फूकने के लिए मोटोरोला स्मार्टफोन में 5000 mAh की बैटरी दी गई है। यह 15 वाट फास्ट चार्जिंग का सपोर्ट करती है। मोटोरोला वन फ्यूजन प्लस में कनेक्टिविटी के लिए ब्लूटूथ वर्जन 5, GPS, वाईफाई 802.11 AC, 3.5mm हेडफोन जैक, USB टाइप C
स्पोर्ट और ड्यूल 4G वोल्टी स्पोर्ट है। सिक्योरिटी के लिए पिछले हिस्से में फिंगरप्रिंट सेंसर मिलेगा। मोटोरोला वन फ्यूजन प्लस के 2 कलर वेरिएंट उतारे गए हैं, ट्विलाइट ब्लू और मूनलाइट व्हाइट। इस हैंडसेट के 6GB रैम और 128GB स्टोरेज वेरिएंट की कीमत लगभग 25,400 रुपये तय की गई है। अब बात आज के इतिहास की। इलाहाबाद उच्च न्यायालय की स्थापना आज ही के दिन 1866 में हुई। इसे पहले आगरा उच्च न्यायालय के नाम से जाना जाता था। महान स्वतंत्रता सेनानी रामप्रसाद बिस्मिल का जन्म आज ही के दिन 1897 में हुआ। ब्राजील में महिलाओं को 1921 में आज ही के दिन चुनाव में मत देने का अधिकार प्रदान किया गया। एडविन आर्मस्ट्रॉन्ग ने आज ही के दिन 1935 में पहली बार FM का प्रसारण किया। भारतीय राजनीतिज्ञ एवं बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री लालू प्रसाद यादव का जन्म 11 जून यानी आज ही के दिन 1948 में हुआ। प्रथम भारतीय प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू की इच्छानुसार 11 जून 1964 में उनकी अस्थियों की भस्म पूरे देश में बिखेरी गई। भारत के अग्रणी औद्योगिक समूह BKKM बिड़ला समूह के संस्थापक घनश्याम दास बिड़ला का निधन 11 जून 1983 को हुआ था। भारत के प्रसिद्ध लंबी दूरी के तैराक मिहिर सेन का निधन 11 जून 1997 में हुआ। वर्ल्ड कप में पाकिस्तान के पूर्व ऑफ स्पिनर शकील मुश्ताक ने 11 जून 1999 में जिम्बाब्वे के खिलाफ हैट्रिक लगाई थी। आज का विचार। लक्ष्य निश्चित होते ही आपके कर्म एक यात्रा का रूप ले लेते हैं और फिर आज नहीं तो कल आप अपने लक्ष्य पर पहुंच ही जाते हैं।